हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट्स। हर मैट्रिक्स की कुछ वैल्यू होती है, कुछ फाइनाइट वैल्यू होती है। ठीक है, तो वो उसी को हम कहते हैं डिटरमिनेंट्स। अब डिटरमिनेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? डिटरमिनेंट जैसे एक मैट्रिक्स है ए, तो उसके डिटरमिनेंट को कैसे लिखूंगा मैं? ऐसे दो बार्स लगा के, जिसको मैं क्या बोलता हूँ अब? डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? किसी भी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करने के लिए ये मेथड्स हैं जो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आ जाओ। तो इधर पे अगर मेरे पास 2x2 का मैट्रिक्स है, अगर मेरे पास यहाँ पे 2x2 का मैट्रिक्स है, तो इसके आगे मेरे को क्या करना पड़ेगा? जैसे यहाँ पे लीडिंग डायगोनल उठाते हैं, कौन सा डायगोनल उठाते हैं? लीडिंग डायगोनल। तो लीडिंग डायगोनल यहाँ कौन सा हो गया? ये वाला। तो a11 इंटू a22 माइनस बेटा क्या हो जाएगा? a12 इंटू a21। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एक मेरे पास मैट्रिक्स था बेटा 2x2 का, उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना पड़ा अगर, तो कैसे करोगे? यहाँ पे जस्ट लीडिंग डायगोनल को मल्टीप्लाई करके, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके, और फिर नॉन लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट से माइनस कर दोगे। ठीक है, तो बस इतना ही करना है डिटर्मिनेंट में। ये तो 2x2 की बात हुई, लेकिन अगर 3x3 का आ जाए तब क्या करोगे? तो उसके लिए मैं एक क्वेश्चन से ही आपको दिखा देता हूं, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। अब अगर यहाँ पे दे रहा है कि कैलकुलेट दिस डेल, कैलकुलेट दिस डेल्टा, तो कैसे करते हैं इसको कैलकुलेट? मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। डेल्टा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे आप? यहाँ पे आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंशन कर सकते हो। तो अभी मैं बोलता हूं, अगर मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंशन कर रहा हूं, अगर मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंशन कर रहा हूं, तो सबसे पहले किसको लूंगा? -1। अब जब मैंने -1 लिया, तो -1 के करस्पॉन्डिंग जो भी रो और जो भी कॉलम है उसको हटा दो। अब जो एलिमेंट्स बचे उनका लीडिंग डायगोनल का प्रोडक्ट, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट माइनस ऑफ नॉन लीडिंग डायगोनल्स के प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां पे ये हो जाएगा। फिर इसके बाद बेटा ये तो -1 ऑलरेडी था, इसलिए -1 डाला। अब जब भी हम इधर पे आते कैसे एक्सपैंड होता है बेटा? ये प्लस माइनस और ये फिर प्लस हो जाता है। तो अब यहाँ पे 6 भले लिखा है, लेकिन यहाँ पे होगा क्या? प्लस माइनस ऑफ 6 मल्टीप्लाइड बाय। अब 6 के लिए एक्सपैंड कर रहा हूं, तो बेटा क्या होगा? इधर पे 6 के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हटा दूंगा, तो फिर क्या होगा? फिर कौन सा लीडिंग डायगोनल है? 2 इंटू -3 -4 इंटू 1। फिर इसके बीच में क्या आ जाएगा? फिर यहां पे क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? ये सब हट जाएगा। इसके बाद क्या होगा? आप -2 के पास आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? यहां पे क्या हो जाएगा? -2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू ही क्या है? -2 है। क्योंकि यहाँ पे प्लस आता है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। अब यहाँ पे प्रोडक्ट करने जाओगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस, यहाँ पे क्या बचा? 2 इंटू 1 लीडिंग डायगोनल माइनस नॉन लीडिंग डायगोनल, 4 इंटू 1। खत्म। बस इसको कैलकुलेट कर लेना है। कैसे कैलकुलेट करोगे? -1 इंटू ये -3 -1 -4 प्लस प्लस -6 -6, ये क्या हो जाएगा बेटा? 2 3 -6 और -4 -6 -4 -10 -2। अब यहां पे क्या हो जाएगा यार? 2 -4, 2 -4 कितना हो जाएगा? -2। तो बस इसको कैलकुलेट कर लेना। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा? माइनस माइनस 4, ये हो जाएगा +60, और यहां से भी हो जाएगा 4। तो ये कितना हो जाएगा यार अपने पास? 68। ये कितना हो जाएगा अपने पास? 68। तो इसका आंसर क्या है इस डिटर्मिनेंट का? इस डिटर्मिनेंट का आंसर आपका आ जाएगा 68। तो कैसे ओपन किया हमने इसको? कैसे एक्सपैंड किया यार? अभी हमने यहां से इसको, हमने एक्सपेंशन किया इसका फर्स्ट रो से। किससे एक्सपेंशन किया हमने इसका? फर्स्ट रो से। अब फर्स्ट रो से एक्सपेंशन जब भी करते हैं, तो हमको ये याद रखना पड़ेगा कि इधर पे क्या चलता है? प्लस माइनस माइनस, सॉरी प्लस माइनस और फिर प्लस। ऐसे ही अगर फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड करोगे, तो कैसे चलेगा आपका एक्सपेंशन? प्लस, फिर यहां पे माइनस, फिर यहां पे प्लस। ठीक है, तो ऐसे ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलता जाता। सेकेंड रो से एक्सपैंड करोगे, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा? फिर से प्लस, और दोनों के बीच में यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। तो अब आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंशन कर सकते हो, लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मैं यही बोलूंगा कि एक चीज याद रख लीजिए, हमेशा फर्स्ट रो से ओपन कर लेते हैं, ज्यादा आसान पड़ेगा खुद को। तो कैसे होगा? प्लस माइनस प्लस, बीच वाले में मिडिल मोस्ट में क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस, बाकी दोनों में क्या रहेगा? प्लस प्लस।
तो आओ फिर अपन आगे बढ़ते हैं, आओ फिर अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, जिसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए। जिस भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जो सिंगुलर मैट्रिक्स तभी कहलाएगी जब उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। अदरवाइज इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नहीं तो वो क्या है बेटा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अब यहाँ पे बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स द मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। आपको यहाँ पे क्या निकालनी है, एक्स की ऐसी वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए ये मैट्रिक्स क्या हो जाए, सिंगुलर। इसका मतलब मेरे को करना क्या है, एक्स की वैल्यू कैसे निकालूंगा, हमें पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू जीरो फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करते हैं, 1 माइनस 2 3 1 2 1 x2 और -3 एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। आओ इसको एक्सपैंड करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट रो से एक्सपैंड करते हैं। किससे एक्सपैंड कर रहे हैं अपन, फर्स्ट रो को यूज करके एक्सपैंड कर रहे हैं। तो चलो इसको एक्सपैंड करते हैं। क्या हो जाएगा बेटा, सबसे पहले यहाँ लिखूंगा 1। अब 1 के करस्पॉन्डिंग क्या करूंगा, रो और कॉलम को हटा दूंगा। तो क्या हो जाएगा, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट माइनस नॉन लीडिंग के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट। फिर यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा बेटा, फिर यहाँ पे अपन बीच में क्या लिखेंगे, अब 1 तो हो गया, फर्स्ट रो से कर रहा हूं। अब यहाँ पे आएगा बेटा, फिर यहाँ पे बीच में आ जाता है यहाँ पे माइनस। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -2। माइनस ऑफ -2 के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हटाया तो मेरे पास क्या बचता है यार, मेरे पास बचता है यहाँ पे 1 इंटू -3 माइनस x इंटू 1। फिर क्या हो जाएगा, इसके आगे अगर अपन और चलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाले एलिमेंट हट जाएंगे, 3 के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम हट जाएगा। तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस ऑफ 3 और जो भी लिखा है फिर 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू एक्स एंड दिस ऑल इज इक्वल टू 0। खत्म, इसको सॉल्व कर लेना है। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6 -2, ये हो जाएगा -8। यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 -x -6 हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हारे पास ये हो जाएगा -6, क्यों, क्योंकि ये +2 है, यहाँ पे -3 है तो -6 और फिर +2 इंटू -x तो कितना हो जाएगा, -2x। फिर उसके बाद यहाँ पे और आगे इसको सॉल्व करोगे, 2 - 2x तो कितना हो जाएगा, +6 -6x। इसको जब मैंने सॉल्व किया ये इक्वल टू 0 आया, -8 -6। अब +6 -6 तो गया, बचा यहाँ पे 8। यहाँ पे क्या बचेगा तुम्हारे पास, 8। तो बेटा यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो ऐसी x की कौन सी वैल्यू है जिसके लिए ये मैट्रिक्स सिंगुलर बन जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स बनना मतलब उसका डिटर्मिनेंट 0 होना। तो x इक्वल टू -1 में ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, 0। बस इतना ही करना है इसमें। तो पहला टाइप देखा क्या, डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन। डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन किसका, 2x2 का भी और 3x3 का भी। उसके बाद हमने क्या देखा, सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जिसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाए, 0। अब उसका डिटर्मिनेंट ए 0 कर दिया और x की वैल्यू निकाल दी, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी कर लिया। आगे बढ़ते हैं यार। अब अपन को सीखना है माइनर और कोफैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपका जितना भी इनवर्स वाला पार्ट है उसमें आपको निकालना क्या है, ए का इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कोफैक्टर और माइनस को फाइंड करना पड़ता है। तो आओ समझते हैं यहाँ पे माइनस कैसे निकालते हैं। आओ देखते हैं यहाँ पे माइनस कैसे निकालते हैं। अब अगर मैट्रिक्स दिया है ए आई जे, यहाँ क्या दिया है, ऑफ ऑर्डर एन, एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये, then Mij or A of Aij in A is the determinant of square submatrix of order n-1 obtained by leaving ith row and jth column of A। तो मतलब हमको ith रो को छोड़ देना है और jth कॉलम को छोड़ देना है। उसके बाद जो तुम्हारे पास डिटर्मिनेंट बनेगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, उसका माइनर। तो जैसे अगर मैं इधर पे बात करता हूं, अगर इधर पे अब मैं बात करता हूं, मुझे A11 के लिए माइनर चाहिए, तो अब A11 के लिए माइनर कौन हो जाएगा, M11। अब M11 मतलब A11 की जो पोजीशन है उससे आपको रो हटा देनी है और उसका A11 वाले पोजीशन का कॉलम हटा देना है। अब जो बचा है या डिटर्मिनेंट या वैल्यू जो भी बचा है उसकी वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, उस पोजीशन का माइनर हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनर M11 क्या हो जाएगा, 2। माइनर ऑफ A11 विल बी M11 एंड दैट विल बी इक्वल टू 2। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं।
अगर अपन और आगे बढ़े, A12 के लिए माइनर निकालू तो क्या हो जाएगा M12, और M12 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से -3। क्या किया, M12 फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को हटा दिया, जो वैल्यू बची वो यहाँ पे -3 आंसर। अब और क्या निकल सकता है यहाँ पे, M21 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ये देखो -7। क्यों, M21 को अगर अपन ध्यान से देखते हैं तो M21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेकेंड रो हमको हटानी पड़ेगी और फर्स्ट कॉलम हटाना, तो बस क्या बचा बस -7। ऐसे ही अपना A22 भी कैलकुलेट हो जाएगा। A22 क्या बोलता है, A22 बोलता है सेकंड रो और सेकंड कॉलम हटा दो, सेकंड रो सेकंड कॉलम हटा दो। क्या आ गई अपने माइनर M22 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 4, M22 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 4। तो बस इसी टाइप से सारे माइनर कैलकुलेट कर लेने। ये कौन सा था, माइनर कैलकुलेट करना किसमें, 2x2 में। लेकिन अगर बेटा इसी की बात मैं करूं आपसे 3x3, तो 3x3 में क्या करेंगे, ith रो jth कॉलम को हटा के उसके बाद जो आपके एलिमेंट बनेंगे उससे जो डिटरमिनेंट बनेगा उसको सॉल्व करके आपका माइनर आ रहा होगा। कैसे होगा ये, आओ देखते हैं। यहां पे अगर मैं M11 कैलकुलेट करने जाता हूं, जब मैं M11 कैलकुलेट करता हूं तो क्या बोलता हूं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा दो। अब जो एलिमेंट्स बचे उनका डिटरमिनेंट जो है वही आपका M11 होगा। मतलब यहाँ पे 2 -1 -4 और 3, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर दो। कैसे कर दोगे, 2 × 3 6 माइनस ऑफ -1 × -4, तो ये कितना हो जाएगा 2। M11 की वैल्यू क्या हो गई 2। ऐसे ही बेटा M12 भी कैलकुलेट कर लोगे, ऐसे ही क्या कैलकुलेट कर लोगे, M12 भी कैलकुलेट कर लोगे। M12 मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हटा दो। अब अगर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मैंने हटा दिया तो मेरे पास बचा क्या है यहाँ पे, M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गायब। बेटा कौन से एलिमेंट बचे अपने पास, -3 -1 2 और 3। इसको सॉल्व करेंगे, -3 × 3 -9, बीच में क्या आ जाएगा माइनस, बीच में आ जाएगा माइनस, -1 × 2, तो -1 × 2 ये क्या हो जाएगा प्लस, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -7। देखो यही वैल्यू उन्होंने दी हुई है। ऐसे ही उन्होंने M12 भी कैलकुलेट किया है, ऐसे ही बेटा सारा कुछ कैलकुलेट करोगे। M13 M21 M22 M23 ये सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो, सारे माइनर्स ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप आपको ये आइडिया लग गया होगा कि माइनर्स कैसे कैलकुलेट करना। अगर आपको यहाँ पे MIJ का माइनर AIJ का माइनर निकालना है तो उसको मैं बोलता हूं MIJ, और इसको निकालने के लिए ith रो के एलिमेंट्स और jth कॉलम के एलिमेंट्स हटा दो, जो भी वैल्यूज बचे उनको डिटरमिनेंट बना के सॉल्व कर दो, वही होगी तुम्हारे करस्पॉन्डिंग माइनर की वैल्यू। आ जाओ आगे बढ़ते, चलते हैं कोफैक्टर्स की तरफ। क्या होते हैं कोफैक्टर्स, उसको भी देख लेते हैं। कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, Cij, ये फॉर्मूला है आपका यहाँ पे, Cij इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस जे, -1 की पावर I प्लस जे इंटू MIJ, इंटू MIJ क्या है यार यहाँ पे, वही जो माइनर हम कैलकुलेट कर रहे थे। तो इसी टाइप से हमको क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर्स को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, कोफैक्टर्स को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आओ देखते हैं यहाँ पे किसी 3x3 में या 2x2 में कैसे कोफैक्टर कैलकुलेट करते हैं। आओ पहले देख लेते हैं 2x2 में। जैसे यहाँ पे अभी ऊपर अपन क्या कर रहे थे, माइनर कैलकुलेट किया था अपन ने, क्या किया था बेटा, माइनर कैलकुलेट किया था इसी मैट्रिक्स का। इस मैट्रिक्स का जब हमने माइनर कैलकुलेट किया था तो हमारे M11 की वैल्यू क्या आ गई थी, M11 की वैल्यू आ गई थी मेरी 2। वैसे ही यहाँ पे M12 की वैल्यू क्या आ गई थी, M12 की वैल्यू आ गई थी -3। M21 की वैल्यू क्या आ गई थी, M21 की वैल्यू आ गई थी अपनी यहाँ पे -7। M22 की वैल्यू क्या आ गई थी 4। तो अब अगर कोई मेरे से 2x2 में C11 निकालने बोलेगा तो मैं क्या बोलूंगा, उसको फॉर्मूला लगा दूंगा। C11 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 1 I + j इंटू M11। तो इधर पे -1 की पावर 1 + 1 -1 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा +1 इंटू M11, तो 1 इंटू M11, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ऐसे ही बेटा क्या कर लोगे, C12 निकाल लोगे। C12 कैसे निकालोगे, -1 की पावर 1 + 2 हो जाएगा इस बार, और M12 डाल दोगे। अब M12 की वैल्यू है तुम्हारे पास, M12 क्या है -3, और ये -1 की पावर 3, -1 की पावर 2 + 1 मतलब -1 की पावर 3, मतलब वो क्या हो जाएगा -1, -1 इंटू -3 कितना हो जाएगा 3। तो C12 की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी 3। C12 की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी तुम्हारी 3। ध्यान से देखो यही सब इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। पहले हमने C11 कैलकुलेट किया है बेटा यहाँ से,
फिर हमने देखो C12 कैलकुलेट किया है यहाँ से, ठीक है। तो इसी टाइप से हमको आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे इन्होंने 3x3 में भी कर लिया, जैसे हमने यहाँ पे 2x2 में किया था। 2x2 के लिए देखो C11 की वैल्यू क्या आ रही थी अपनी 2, फिर C12 की वैल्यू क्या आ रही थी अपने पास, इसको 3 आ रही थी। ऐसे ही C21 की वैल्यू भी तुम्हारी क्या आ जाएगी, C21 कैसे कैलकुलेट करोगे, C21 विल बी इक्वल टू -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21। M21 की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी थी, -7। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 इंटू -7, वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। देखो वही उन्होंने लिखा है। वैसे ही C22 कितना आ जाएगा बेटा 4। तो इसी टाइप से आपको सारे माइनस निकालने हैं, जिससे आप सारे कोफैक्टर्स भी निकाल लोगे। भैया ये कहाँ काम आता है बेटा, इनवर्स कैलकुलेट करने के काम आता है। इनवर्स कैलकुलेट करने के काम आता है। इनवर्स हम कब सीखेंगे भैया, नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या स्टार्ट होगा, इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, तो उसमें ये सब हमको सीखना है। और क्या है भैया यहाँ पे, अच्छा ये तो 2x2 का था, तो अब क्या सीखना पड़ेगा, 3x3 का भी सीखना पड़ेगा। तो 3x3 का कैसे हो जाएगा, फिर से वही फंडा। हमने अभी 3x3 के लिए देखो सारे माइनर्स को कैलकुलेट किया था, तो कोफैक्टर कैसे निकालोगे। अब जैसे कोई मेरे से M11 की वैल्यू दे दे, अब C11 की वैल्यू पूछेगा तो मैं कैसे निकालूंगा, -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11। दिस विल बी इक्वल टू -1 की पावर 2, क्या हो जाएगा बेटा 1 इंटू M11 की वैल्यू क्या है 2, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 2। ऐसे ही बेटा अगर कोई C12 पूछ ले अब मेरे से, या चलो C21 पूछ ले, C21 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21, ये कितना हो जाएगा, -1 इंटू M21 -1 इंटू 18, ये कितना हो जाएगा, -18। तो इसी टाइप से देखो इन्होंने आपको सारा कुछ कैलकुलेट करके दिखाया है। जैसे यहाँ पे इधर पे इन्होंने C11 कैलकुलेट किया है जिसकी वैल्यू 2 आई है, C12 कैलकुलेट किया है, C13 कैलकुलेट किया है, इधर इसके बाद C23 कैलकुलेट किया है। तो मैंने C21 आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया है ना। C22 कैसे कैलकुलेट कर लोगे, -1 की पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 2, और N2 क्या कर दोगे यहाँ पे बेटा M22। तो M22 की वैल्यू हमने निकाली है क्या, बिल्कुल हमने M22 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या निकाली है हमने M22 की वैल्यू, -3। कैसे निकलती है M22 की वैल्यू, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम इसको हटा दिया, जो एलिमेंट्स बचे क्या बचे 1 और 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 3, यहाँ पे ऐसा बन जाएगा। तो 1 2 3 3 इसका प्रोडक्ट किया तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 -2 इंटू 3, तो कितना बचेगा बेटा 3 - 6 दैट इज -3। लेकिन मैं कोफैक्टर निकालने जा रहा हूं, तो कोफैक्टर कैसे निकलेगा, C22 इज इक्वल टू -1 का इवन पावर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू M22, तो इसकी वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी -3। तो ऐसे ही करके आपको सारे कोफैक्टर्स और माइनस निकालते जाने, ऐसे ही C23 भी निकाल लोगे। देखो यहाँ पे सेम वे में इन्होंने C23 को समझाया हुआ है, क्या काम में लाए उन लोग, M23 की वैल्यू क्या थी बेटा, यहाँ पे जो भी वैल्यू है इसकी, तो M23 की वैल्यू -8 होगी, तो इसलिए उधर पे -8 क्या हो जाएगा 8। तो इसी हिसाब से सारे कोफैक्टर्स और माइनस आपको कैलकुलेट करने होते हैं। बस इतना ही है, इतना ही है कोफैक्टर्स और माइनस में, और ज्यादा कुछ भी नहीं है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी कैसे आते हैं, आपको एक मैट्रिक्स दे देंगे 2x2 या 3x3 का, बोलेंगे सारे कोफैक्टर और माइनस कैलकुलेट कर, खत्म। और कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आके क्या पूछ लेते हैं, इसका इनवर्स निकालो। अब इनवर्स निकाल में कोफैक्टर और माइनर तो निकालना पड़ ही जाता है, ठीक है। आओ अपन आगे सीखते हैं। अब क्या है यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है बेटा अपने पास, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन में क्या है हमारे पास 3 वेरिएबल्स है, x है, y है और z है। तो हमको x y z निकालना सीखना है बेटा। x y z किससे निकालना सीखना है, यूजिंग क्रेमर्स रूल। तो क्रेमर्स रूल से हमको एक्स वाई जेड निकालना सीखना है। तो ये लीनियर इक्वेशंस के बारे में कुछ इन्होंने बोला हुआ है। अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू, नो और मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन एट ऑल। इफ इट हैज अ सॉल्यूशन द सिस्टम इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। ऐसी वैल्यूज सॉरी ऐसी इक्वेशंस जिसमें तुम्हारी कुछ वैल्यूज आएंगी, कुछ फाइनाइट वैल्यूज आएंगी आंसर में, कुछ आप सॉल्व करके उसको फाइनाइट वैल्यूज निकाल सकते हो, तो उसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंट सिस्टम। और ऐसी वैल्यूज जिसमें कोई ऐसे इक्वेशन जिसमें कोई भी वैल्यूज नहीं आएंगी एक्स वाई जेड की, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। उनको क्या बोल देते हैं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। और यहाँ पे क्या दिया, इफ d1 d2 d3 इक्वल टू 0। क्या है ये d1 d2 d3, अभी तुमको दिख जाएगा, यहाँ पे मैं दिखा देता हूं। यहाँ पे ये जो इक्वेशन रहती है ना, क्या होता है इक्वेशन में, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, ठीक है। a2x प्लस b2y
प्लस C2Z इज इक्वल टू D2। तो अगर ये इक्वेशंस में क्या हो जाए D1 D2 और ऐसी थर्ड इक्वेशन में भी D3, अगर ये सब जीरो हो जाए तो हम क्या बोलते हैं, सिस्टम को क्या बोल देते हैं, ये कैसा सिस्टम है, होमोजीनियस सिस्टम। कैसा सिस्टम है, होमोजीनियस सिस्टम। और अगर ऐसा नहीं है तो वो नॉन होमोजीनियस। बस ये बहुत हो गई थ्योरी। आओ क्रेमर्स रूल को सॉल्व कैसे करते हैं 2x2 में पहले देखते हैं, फिर सेम देख लेंगे 3x3 में, और उसका एक एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन कर लेंगे। तो आओ यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे द सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन यूजिंग क्रेमर्स रूल कैसे निकालते हैं। इधर पे हम 2x2 का आंसर निकालना है एक्स और वाई का। तो एक्स और वाई का आंसर कैसे निकालेंगे, क्रेमर्स रूल को यूज करके। पहले अपन बेटा डी कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले डी कैलकुलेट। डी क्या होता है बेटा, एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स का मैट्रिक डिटरमिनेंट। एक्स और वाई के कोफिशिएंट कौन कौन है, a1, यहाँ कौन है b1, सेकेंड इक्वेशन में कौन है a2, यहाँ कौन है b2। फिर क्या है d1। d1 कैसे कैलकुलेट करोगे, d1 कैसे कैलकुलेट करोगे, फर्स्ट कॉलम में हटा दोगे, फर्स्ट कॉलम में क्या डाल दोगे आप, कांस्टेंट वैल्यूज, तो क्या हो जाएगा c1 c2। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा b1 b2। ऐसे ही बेटा क्या कैलकुलेट कर लोगे, ये कब कैलकुलेट करोगे, लेकिन d नॉट इक्वल टू 0 आएगा तभी ये सब पंचायत करोगे आगे, नहीं तो वहीं रुक जाओगे। और ऐसा होता ही है, तो d इक्वल टू 0 वाले क्वेश्चन देगा ही नहीं एग्जाम। ठीक है, d नॉट इक्वल टू 0 रहेगा ही उसमें। ठीक है, d विल नॉट बी इक्वल टू 0। उसके बाद d1 कैलकुलेट कर लोगे, d1 क्या हो जाएगा c1 b2 माइनस c2 b1, है ना, डिटरमिनेंट ही तो कैलकुलेट करना है। ये क्या हो जाएगा c1 b2 माइनस c2 b1, इसको कैलकुलेट करोगे, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हटाओ ये, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास बेटा a1 b2 माइनस b1 a2। ऐसे ही आप d2 कैलकुलेट कर लो। भैया ये कितने कैलकुलेट कर, कुछ नहीं बेटा, अगर 2x2 है तो d d1 d2, और अगर 3x3 है तो क्या बन पाएगा d d1 और d2 और d3। तो आओ देखते हैं। भैया ये स्मॉल d1 d2 d3 अलग थे, वो कांस्टेंट थे, ये क्या है, डिटरमिनेंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं d2 की बात करूं, d2 क्या हो जाएगा, सेकंड कॉलम को हटा दो, फर्स्ट वाला सेम रखो, फिर यहाँ पे क्या कर दो c1 और c2। अब x और y कैसे निकलता है, x की वैल्यू होती है बेटा d1 बाई डी, y की वैल्यू क्या हो जाती है d2 बाई डी। तो बस ऐसे आपका x और y कैलकुलेट हो जाता है, x और y कैलकुलेट हो जाता है। तो इधर ही पे अपन इसके आगे सॉल्व करते हैं और इसको आंसर फाइंड करते हैं। ये हो गई आपके x की वैल्यू, और ऐसे ही आप y भी कैलकुलेट कर लोगे। x कैसे कैलकुलेट करते हो बेटा d1 बाई डी, y कैसे कैलकुलेट करते हो d2 बाई डी। d क्या होता है आपके वेरिएबल्स के कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट, और d1 क्या होता है, फर्स्ट कॉलम हटा दो और कांस्टेंट डाल दो, सेकंड कॉलम हटा दोगे और कांस्टेंट वैल्यूज डाल दोगे तो वो क्या बन जाएगा d2। तो बस इसी तरीके से आपको 3x3 का भी कैलकुलेट करना होता है। तो 3x3 में बातें कैसी चलती है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो क्या चलता है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। ये क्या है, एक इक्वेशन, ये बेटा दूसरी इक्वेशन, ये तीसरी इक्वेशन। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हो, डी क्या होता है, फिर से एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट a1 b1 c1। सेकंड इक्वेशन में क्या है, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट a2 b2 c2, और उसके बाद क्या है a3 b3 और c3। ये डिटरमिनेंट हो जाएगा कौन सा, डी। उसके बाद आपको आगे सॉल्व करना पड़ेगा, और क्या हटाना पड़ेगा आपको, कॉलम 1 को हटाना पड़ेगा। अब कॉलम 1 को आप हटाओगे और उसकी जगह पे क्या डाल दोगे, कांस्टेंट वैल्यूज, तो वो क्या हो जाएगा आपका d1। तो d1 में क्या आ जाएगा, कॉलम 1 हटा के कांस्टेंट वैल्यूज d1 d2 d3। ठीक है, और बाकी जगह वो सेम रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ क्या आ जाएगा b1 b2 b3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारे पास c1 c2 c3, और इसके आगे आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे d2। d2 क्या हो जाएगा बेटा, d2 क्या हो जाएगा, सेकेंड कॉलम में डाल दोगे d1 d2 d3। ठीक है, सेकेंड कॉलम में आप डाल दोगे d1 d2 d3, और फर्स्ट कॉलम में क्या आ जाएगा a1 a2 a3, और सेकेंड कॉलम में क्या हो गया d1 d2 d3। थर्ड कॉलम में क्या हो जाएगा, वही जो अपना चल रहा था c1 c2 और c3। तो ऐसे आप d1 कैलकुलेट करोगे, ऐसे d2 कैलकुलेट करोगे, और d3 में क्या करोगे, अब थर्ड कॉलम में डाल दोगे आप d1 d2 d3 को। बाकी फर्स्ट और सेकंड कॉलम क्या होंगे, सेम। फर्स्ट और सेकंड कॉलम क्या हो जाएंगे, सेम। तो बस इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। तो भैया x की वैल्यू कैसे निकलती है, x की वैल्यू कैसे निकल जाएगी बेटा, d1 बाई डी। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, d1 बाई डी। y की वैल्यू कैसे निकलेगी, d2 बाई डी। z की वैल्यू कैसे निकलेगी, d3 बाई डी। आई होप अब आप समझ गए होगे d को नॉट इक्वल टू 0 क्यों बोल रहे थे, क्योंकि अगर d ही इक्वल टू 0 हो जाएगा तो x y z निकलेंगे कैसे, नॉट डिफाइन हो जाएगा अपना फंक्शन। क्या हो जाएगा वो,
पूरा एक्सप्रेशन ही नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसलिए क्या बोलते हैं, डी नॉट इक्वल टू 0, देन ओनली वील कैलकुलेट d1 d2 एंड d3 एंड सो, एंड देन वील कैलकुलेट x y एंड z। x क्या होता है d1 by d, y क्या होता है d2 by d, z क्या होता है d3 by d। आओ अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं इसमें किस टाइप के बनते हैं। ठीक है, तो अपने पास सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे, इसको नहीं करते पहले, वर्ड प्रॉब्लम नहीं करते, पहले ये वाला क्वेश्चन करते। इसमें हमको क्या करना है, आपको एक्स वाई जेड निकालना है क्रेमर्स रूल का यूज करते हुए। तो कैसे निकालोगे बेटा इसमें, अब ये इक्वेशन आपके पास दी हुई है, अब आप क्या बना लोगे, यहाँ पे डी बना लो। अब क्या बना लोगे, डी, तो डी क्या हो जाएगा, 5 माइनस 7 1, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 6 माइनस 8 और माइनस 1, और फिर यहाँ पे 3 2 और माइनस 6। फिर क्या कैलकुलेट कर लोगे, d1 कैलकुलेट कर लोगे। इसको पहले कैलकुलेट करो, ये नॉन जीरो आना चाहिए, तो d को कैलकुलेट करते हैं, d को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे अपन, तो अपना d आना चाहिए यहाँ पे 5 इंटू माइनस 8 इंटू माइनस 6, कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे 48, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 7, प्लस 7 क्यों, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस 7 दैट विल बी प्लस 7। उसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे माइनस 36 प्लस 3, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 1 इंटू 12 प्लस 24, और इसको कैलकुलेट कर लोगे। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 250, माइनस यहाँ पे कर दोगे आप अपना सॉल्व करके माइनस 231 आ जाएगा, इधर से माइनस 231 कर दोगे और प्लस 36, तो ये कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 260 प्लस 36, यहाँ कितना हो जाएगा 286 माइनस 231, तो ये हो जाएगा 55। तो डी क्या हो गया, नॉन जीरो हो गया। डी क्या हो गया बेटा यहाँ पे आपका नॉन जीरो हो गया। तो अब d1 d2 d3 भी कैलकुलेट कर लेते हैं। d1 की वैल्यू में क्या लिख दोगे, d1 की वैल्यू में क्या लिख दोगे आप, फर्स्ट कॉलम को हटा दोगे, फर्स्ट की जगह आ जाएगा 11 15 और 7, सेकंड में क्या आ जाएगा माइनस 7 माइनस 8 और 2, थर्ड में क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 और माइनस 6। तो इसको भी कैलकुलेट कर लोगे, इसको सॉल्व करोगे बेटा, अपने d1 की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, इसको सॉल्व कर लेना, फिर से वैसे ही क्या हो जाएगा 11 रखोगे इधर पे, फिर से यहाँ पे माइनस यहाँ पे आता चला जाएगा 48 प्लस 2, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास प्लस 7 इंटू माइनस 90 प्लस 7 प्लस 1 इंटू 30 प्लस 56। इसको सॉल्व कर लोगे, यहाँ पे भी इसको भी सॉल्व करोगे तो d1 की वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास 55। सेम वे में आप d2 कैलकुलेट कर लोगे, d2 क्या हो जाएगा, अब d2 क्या हो जाएगा, आपने अभी क्या किया था, फर्स्ट कॉलम में 11 15 7 डाला था कांस्टेंट वैल्यूज, अब क्या है यहाँ पे बाकी सबको सेम रखना है, बाकी सबको क्या करना है, हमको सेम रखना है। इसको भी कैलकुलेट कर लोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी d2 की माइनस 55, सेम आप बेटा d3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे तो वो आ जाएगी आपके पास माइनस 55। d3 भी कैलकुलेट कर लेना, थर्ड कॉलम में से हटा देना, तो d3 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी माइनस 55। तो बेटा d2 d1 d3 ये निकल गया, d1 की वैल्यू कितनी आई अपने पास 55, d2 की वैल्यू कितनी आई अपने पास माइनस 55, d3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई माइनस 55, और बेटा d की वैल्यू क्या है हमारे पास 55। तो बेटा x की वैल्यू क्या हो जाएगी d1 by d 55 by 55, ये कितना हो जाएगा 1। ऐसे ही आपके पास y आ जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी d2 by d, तो वो कितना हो जाएगा माइनस 55 by 55, तो ये हो जाएगा माइनस 1। ऐसे ही क्या हो जाएगा आपके पास z d3 by d, तो वो कितना हो जाएगा माइनस 55 by 55, वो भी किसके बराबर हो जाएगा माइनस 1। अब ये जो वैल्यूज आई हैं ये देख लेते हैं कि हमारी सही भी है कि नहीं, तो एक आध कोई इक्वेशन उठा के डाल के देख लो उसमें, जैसे 5x माइनस 7y प्लस z इज इक्वल टू 11 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या कर लोगे, इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, इसमें 1 माइनस 1 डाल के देख लो, 5 इंटू 1 माइनस 7 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस 1, इसकी वैल्यू देखो कितनी आ रही है यहाँ पे 5 प्लस 7 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 11। क्या ये 11 आ रहा है, बिल्कुल। तो क्या हमारे एक्स वाई जेड सही है, हाँ यार अपन ने बिल्कुल एकदम सही कैलकुलेट किया है। तो बस आपको ऐसे ही एक्स वाई जेड कैलकुलेट करना है। अब इससे ज्यादा कोई क्या दे देगा, कुछ नहीं, वर्ड प्रॉब्लम उठा के दे देगा, उसमें तुम इक्वेशन भी खुद बना रहे होगे, उसके बाद सॉल्व भी खुद कर रहे होगे, इससे ज्यादा टफ तो कुछ नहीं हो जाएगा। तो आओ अपन देख लेते हैं कि इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, किसी वर्ड प्रॉब्लम को कैसे इंटरप्रेट करके इक्वेशन बनाते हैं और फिर उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। आ जाओ यहाँ पे, ये है आपके पास क्वेश्चन, ये है आपके पास क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इज 6। तो बेटा x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। इफ वी मल्टीप्लाइड द थर्ड नंबर बाय 2
and add the first number to the result. Multiply the third number by 2. Multiply the third number by 2. तो यहां पे क्या हो जाएगा 2z and the first number and we add the first number to the result, we get 7. तो यहां पे क्या हो जाएगा प्लस 0y हो गया यहां पे। और इधर पे थर्ड इक्वेशन कैसी बन जाएगी तुम्हारे पास, बाय एडिंग सेकेंड एंड थर्ड नंबर, बाय एडिंग सेकेंड एंड थर्ड नंबर टू 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, वी गेट 12। हमको क्या मिल जाएगी वैल्यू यहाँ पे 12। क्या मिल जाएगी बेटा यहाँ पे वैल्यू हमको 12। तो बस अब यहां से आपको 3 इक्वेशन मिल गई, आप कैलकुलेट कर लोगे डी डी1 डी2 डी3 और फिर उसके बाद d1 बाई डी d2 बाई डी और d3 बाई डी। कैसे कैलकुलेट कर लोगे, इधर पे आप इधर पे डालो, इधर पे वैल्यू डी की वैल्यू बताओ, मेरे को डी की वैल्यू बताओ। डी क्या हो जाएगा यार आपके पास 111,102,311। इसको कैलकुलेट कर लोगे बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू 0 माइनस 2 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 6 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 0। ये सॉल्व कर लोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जा रहा है तुम्हारा +5 और यहाँ पे हो जाएगा -2 + 1, तो ये कितना हो गया 4। ऐसे ही डी कैलकुलेट, डी इज नॉन जीरो मतलब d1 भी कैलकुलेट किया जा सकता है, तो d1 कैलकुलेट करेंगे, d1 कैलकुलेट करते हैं। और आओ d1 में क्या करोगे 6 7 12 डाल लोगे फर्स्ट कॉलम में और बाकी पूरा सेम, बाकी 1 to 1 सेम। इसको कैलकुलेट करने जाओगे तो ये भी क्या हो जाएगा 6 इंटू 0 माइनस 2, ये तो इधर पे सेम रहेगा 6 इंटू 0 माइनस 2, बहुत बढ़िया 0 इंटू 1 माइनस 2, फिर यहाँ पे बीच में माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा बीच में -1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा -1 आ गया 7 माइनस 24, यहाँ क्या आ जाएगा फिर 7 ये क्या होगा बेटा देखो, इसको हटा दिया इसको हटा दिया, 7 माइनस 2 इंटू 12 तो क्या आ गया 7 माइनस 24 प्लस 1 इंटू क्या आ जाएगा आपके पास 7 माइनस 0। तो इसको कैलकुलेट कर लोगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा -12 तो मिल जाएगा, फिर यहाँ पे क्या मिल रहा है +17 मिल जाएगा, यहाँ से +17 मिलेगा और यहाँ से क्या मिल जाएगा तुम्हारे पास +7, तो खत्म। इसको सॉल्व कर लोगे क्या आ जाएगा तुम्हारे पास यहाँ से 12। ऐसे ही बेटा d2 और d3 भी कैलकुलेट कर लोगे। d2 में क्या करोगे 101 की जगह 6 7 12, बाकी यहाँ पे 1 to 1 सेम और इसका फर्स्ट कॉलम वापस 1 1 3, खत्म। इसका फर्स्ट कॉलम वापस ले, इधर पे क्या करोगे अब सॉल्व कर लोगे इसको भी, फिर से यहाँ पे इसको सॉल्व करने जाओगे तो बेटा d2 की कुछ वैल्यू आ जाएगी, d2 की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 4। ऐसे ही आप d3 भी कैलकुलेट कर लोगे, d3 में क्या हो जाएगा 113,101 और बेटा यहाँ पे थर्ड कॉलम में 6 7 12, थर्ड कॉलम में आ जाता है अपना 6 7 और 12। इसको कैलकुलेट कर लोगे फिर से वही 1 इंटू 0 इंटू 12 -7 और ये सब कैलकुलेट कर करके तुम्हारी d3 की भी वैल्यू आ जाएगी 8 और बेटा फिर अपन क्या निकाल लेंगे x इज इक्वल टू d1 बाई डी, x इज इक्वल टू d1, d1 कितना है 12 बाई डी 4, तो ये कितना हो गया 3। ऐसे ही y हो जाएगा, y कितना हो जाएगा d2 बाई डी, वो कितना हो जाएगा 4 बाई डी कितना है 4 1। ऐसे ही z आ जाएगा d3 बाई डी, तो कितना हो जाएगा d3 बाई डी 8/4 दैट इज इक्वल टू, तो 3 1 और 2 x और y z की वैल्यू आ गई। इसका मतलब ऐसे 3 नंबर जिनको ऐड करने पे 6 है वो कौन से नंबर थे 3 1 और 2। ऐसे ही आपके सारे क्वेश्चंस हो जाए। डिटरमिनेंट में बेसिक बातें याद रखनी है। एक्सपेंशन अपन फर्स्ट रो से कर सकते हैं, प्लस माइनस प्लस करके चलता है। सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी हो जाती है जिसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो जाए। उसके बाद बेटा अपन ने क्या देखा यहाँ पे क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ये सब मैंने आपको समझा दिया। होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस क्या होता है, फिर बेटा डी कैसे कैलकुलेट करते हैं। डी इज द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स, उसका पूरे का डिटरमिनेंट। वैसे ही फिर d1 में फर्स्ट कॉलम से हटा दोगे, d2 में सेकंड कॉलम में हटा दोगे, d3 में हटा, और ये फिर कोफैक्टर और माइनर क्या हो जाता है, कोफैक्टर और माइनर। अब कोफैक्टर क्या होता है, -1 की पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया। आयत रो और jth कॉलम को आप हटा दोगे, जो भी वैल्यू बचेगी, अगर 3 क्रॉस 3 है तो एक डिटरमिनेंट बचेगा, उसको सॉल्व कर लोगे। अगर 2 क्रॉस 2 है तो एक फाइनाइट वैल्यू ही आ जाएगी। तो इसी टाइप से आपके कोफैक्टर, माइनर, क्रैमर्स रूल, ये दोनों चीजें डिटरमिनेंट्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो प्लीज इसको पढ़ लेना बहुत अच्छे से। डिटरमिनेंट्स के और क्वेश्चंस और डिटेल में आपको ऐप पर मिल जाएंगे। आरडी शर्मा में भी है, और अगर आपको आरडी शर्मा के सॉल्यूशंस चाहिए तो वो भी आपको ऐप में मिल जाएंगे। तो प्लीज आज हमारा डिटरमिनेंट्स भी खत्म हो गया, आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि अब जो आने वाला है, आपने मैट्रिसेस कर लिया, आपने डिटरमिनेंट्स कर लिया, अब जो आने वाला चैप्टर है
उसका नाम है इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, और ये हमारी यूनिट का लास्ट चैप्टर होने वाला है, हमारी यूनिट का लास्ट चैप्टर होगा, और इन तीनों को मिला के हमारी 10 नंबर की और तैयारी हो जाएगी। और इन तीनों के 10 नंबर की तैयारी होने के साथ ही मैं आपको बता दूं, सम अप कर दूं एक बार हम क्या क्या कर चुके। प्रोबेबिलिटी 10 नंबर बेटा, फाइनेंशियल 15 नंबर बेटा, उसके बाद हमने क्या उठाया यहाँ पे, इन्फ्रेंशियल भी खत्म कर दिया 6 नंबर, टाइम सीरीज भी खत्म कर दिया 5 नंबर, और एलपीपी भी खत्म कर दिया, एलपीपी भी खत्म कर दिया, ये भी कितने हो गए 8 नंबर, तो 19 नंबर ये हो गए, 25 नंबर ये, 44 नंबर वो, और 10 नंबर की हमारी ये वाली यूनिट। तो अगले 2 दिन में, अगले 2 से 3 दिन में क्या हो जाएगा, आपके 10 मार्क्स का भी कवरेज हो जाएगा। अब देखते हैं इनवर्स में 2 दिन लगते हैं या 3 दिन लगते हैं, अच्छे से डिटेल में करेंगे क्योंकि उसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, मेजर पार्ट वहीं से आता है, लेकिन उसको समझने के लिए ये दोनों चैप्टर्स की समझ होनी चाहिए। तो प्लीज बहुत अच्छे से इनको प्रैक्टिस कर लो, और अगले 2 से 3 दिन में हम फिर से 10 मार्क्स की प्रिपरेशन और खत्म कर देंगे, और आगे ऐसे ही मैं आपके पास कंटेंट लेकर आता रहूंगा, और कुछ कॉलेज रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं शॉर्ट्स के थ्रू डिलीवर करता रहूंगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे ये चैनल तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।